मुंबई के कलीना इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत हम उसी खबर के साथ करते हैं जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस जो इमारत है इसके पांचवें मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर मंगलवार के दिन आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। दरअसल मुंबई और दिल्ली में जो बीबीसी के दफ्तर हैं, वहां पर आयकर विभाग के अधिकारी मंगलवार के दिन पहुंचे। उनका कहना है कि ये किसी तरह की रेड या छापेमारी नहीं बल्कि सर्वे है। लेकिन जो जानकारी मिली उसके अनुसार जो कर्मचारी हैं उनके फोन और लैपटॉप ले लिए गए थे, बाद में उन्हें ये लौटाया गया। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है, तो वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट को देखिए। सुबह 11:15 बजे से 11:30 के बीच बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर की टीमें पहुंच गईं। कहा कि उन्हें सर्वे करना है। दिल्ली दफ्तर में दाखिल होते हुए बीबीसी और आयकर विभाग के बीच सवाल जवाब भी हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो। आराम से तो बात करूंगी यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से। गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया हम लोग। आयकर अधिकारियों ने कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप भी ले लिए। सर्वे तक दफ्तर सील कर दिए गए। बाद में बीबीसी ने बयान जारी कर कहा कि वो आयकर टीम के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये जो इमारत है इसकी 6ठी मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो सर्वे करने आई है उसमें आरोप ये है कि वित्तीय अनियमितताएं यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि ये एक विदेशी मीडिया संस्थान है और काफ़ी सारा पैसा यहाँ से विदेश जाता है और विदेश से भी पैसा आता है। लेकिन इस सर्वे में अभी तक क्या कुछ मिला है, किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। जो लेन देन से जुड़े कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम देख रही है, उसकी जांच कर रही है और कई बीबीसी के अधिकारी हैं, उनसे यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग ने भी बयान जारी कर कहा कि ये छापा या तलाशी नहीं, बस सर्वे है। ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया है। इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा और मुनाफे के अहम हिस्से को जानबूझकर डाइवर्ट किया। दिल्ली के अलावा मुंबई के दफ्तर में भी ये सर्वे चलता रहा। मुंबई के कलीना में इस इमारत की 5वीं मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां सुबह 11 बजे के करीब आयकर के अधिकारी आए और देर शाम तक उन्होंने अपना सर्वेक्षण जारी रखा। इस दौरान दफ्तर में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए और किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इत्तेफाक से ये सर्वे ऐसे समय किया गया जब 2002 के गुजरात दंगों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार बीबीसी से नाराज रही है। विपक्ष ने इसे अघोषित आपातकाल बताया तो बीजेपी ने कार्रवाई का बचाव किया। बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई। बयान में कहा गया कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का सर्वे हुआ था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के सर्वे हुए थे। न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े। ये संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रवृत्ति है। सरकार पर इससे पहले भी
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। बीबीसी के आयकर सर्वे से इस आरोप को कुछ और मजबूती मिलेगी। बीबीसी पर आईटी सर्वे के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के पत्रकारों की भी कंप्यूटर जांचे, जिसको लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक ये पूरा सर्वे वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के है, जिसका पत्रकारों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। मुंबई में अपने सहयोगी सुनील सिंह, दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 5 दिनों से लगातार दिल्ली के मेहरौली इलाके में अवैध निर्माणों पर डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी जिंदगी भर की जो कमाई है, जो फ्लैट्स या दुकान के तौर पर थी, वो जमींदोज हो चुकी है। रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट को देखिए। हमें पता है हमें 1 करोड़ रुपए की कैसे कर दी, जेवर रख के कर दी हम लोगों ने, और हमारे को उजाड़ के रख दिया। सीमा सलूजा ने 10 साल पहले मेहरौली चौक की ये दुकान 12 लाख रुपए में खरीदी थी। अब पता चल रहा है कि दुकान डीडीए की जमीन पर थी। पति और पत्नी पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। यहाँ दुकान टाइप करते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे बनाया हम लोगों ने। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी पेपर से, हमारे बच्चों की एजुकेशन रह जाएगी, हमें तो यही टेंशन खाई जा रही है। हमने खरीदी थी। सीमा सलूजा की दुकान चली गई और बलसाला मनोज के 2 फ्लैट्स। बिल्डिंग की लाइट पहले ही काटी जा चुकी है। बुलडोजर उनके फ्लैट्स की ओर लगातार बढ़ रहा है। अब आनन फानन में वो अपना बचा सामान समेट रहे हैं। रजिस्ट्री के कागजात लिए कोर्ट से लेकर डीडीए तक गए, लेकिन सब बेकार। इसकी रजिस्ट्री हुई थी, इनकी लोन हुआ था, नेशनलाइज्ड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से इनके लोन दिए थे। इसकी रजिस्ट्री का खुद एनओसी मैंने डिफरेंट ऑफिस में जाके यहाँ का जो प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंटेशन जो करता उसकी जो एजेंट के थ्रू में मैंने खुद ईच एंड एवरी ऑफिस में जाके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मुझे बैंक ने लोन अप्रूव किया है। लोन इसलिए हमने जो अप्रूव किया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर कोई 420 का है, अगर कोई प्रॉपर्टी ठीक नहीं, उनका चेन ठीक नहीं, ऑफकोर्स हमें लोन तो मिलेगा नहीं। जब एक नेशनलाइज्ड बैंक मुझे पास करके आज ऑन डेट में मेरा कटिंग भी चल रहा है, मुझे ये मेरे समझ उसको ट्रस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर आई पेड ऑल द स्टैम्प ड्यूटी की हमारे पास में, हमारे एड्रेस में पता, हमारा पता में सब कुछ आ जाता है। और इस जो प्रॉपर्टी के अंदर में क्लियरली लिखा दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे हैव परचेज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेहरौली में भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस तैनात है। धरने प्रदर्शन से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके लोग अब हताश हैं। बुलडोजर 5वें दिन मुख्य सड़क से अब इन गलियों में आ गया है। 70 साल की रुकैया ने बुलडोजर घर के बाहर देखकर अपने को घर में बंद कर लिया है। ये आप देखिए कि ये रुकैया बेगम ने अपने को अंदर बंद कर लिया है। बुलडोजर आप देखिए कि उनके मकान के बाहर खड़ा है और अब जो है वो ये अतिक्रमण एक दूसरे फेज में प्रवेश कर गया है। विधवा पेंशन और किराए के सहारे रहने वाली रुकैया बेगम बदहवास हैं। कभी सरकार तो कभी पुलिस को कोस रही हैं। कहाँ जाऊँ बताइए आप लोग, किसके यहाँ जाके रोटी कोई देगा? दे रहा रोटी कोई मुझे है? या सड़क पर बैठ के भीख मांगो, 2 रुपए भी कोई भिखारियों को नहीं देता आजकल। कौन देता है आजकल? बताइए आप मुझे, कोई है देने वाला? तोड़ने के लिए तो सारी पब्लिक इकट्ठा है। चला दिया बिल्डर, चलाओ तोड़ो, जब पैसा लगता है तब पता चलता। दरअसल डीडीए राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाकर 10 फरवरी से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन लोगों को राहत अब भी नहीं मिल पा रही है। मेहरौली से सचिन गुप्ता के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। यहाँ पर 16 फरवरी को मतदान किया जाना है। कुल 60 सीटों के लिए यहाँ पर 259 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी चुनावी मशीनरी को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 3 रैलियां हुई, अमित शाह के कई सारी रैलियां हुई। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट साथ में आते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं इस चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी समीकरण को बदलने वाली हैं। इस पूरे मामले में रत्नदीप चौधरी और अंकित त्यागी की इस रिपोर्ट को देखिए।
त्रिपुरा में प्रचार के आखिरी दिन सुबह सुबह राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नए पोस्टर बॉय डॉक्टर मानिक साहा वोटरों के दरवाजे पर पहुंच गए। बीते एक महीने से घर घर जाकर प्रचार उनकी ताकत बना हुआ है। सर, कैंपेन का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? आप हर दिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पिछले एक महीने में हमने देखा। फिनिशिंग टच है। अभी ये लोग कहते हैं, न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ या भाषण में ये लोग बोलते रहते हैं, खाली समय का खाली इंतजार है और बीजेपी चला जाएगा। मैं उल्टा बोलता हूँ, समय का मतलब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब विरोधी सुन्न हो। लेकिन बीजेपी का प्रचार इतना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विशाल रैलियां, अमित शाह और जेपी नड्डा ने दर्जन भर से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। बीजेपी में पूर्वोत्तर राज्यों के कर्ता धर्ता हेमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में हाईटेक प्रचार के लिए कैंप संभाला रखा है। बंगाल और असम के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर जुटे हुए हैं। त्रिपुरा के गढ़ को बचाए रखने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, त्रिपुरा उसमें सबसे पहले है। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। विपक्ष का प्रचार कुछ अलग तरह का है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पुरानी तरह की रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और सीधे संपर्क के भरोसे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वजूद की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के लीडर होने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने झूठ पर झूठ बोलकर अपने पद को नीचा दिखाया है। लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार बिल्कुल भावनात्मक है और 2 साल पुरानी त्रिपुरा मोठा को लेकर दीवानगी गजब की है। हमारे कैंपेन में प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैली से ज्यादा लोग आए। हमें विश्वास है कि इस बार हमारे आंकड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका देंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने हमें मौका नहीं दिया। त्रिपुरा मोठा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। त्रिपुरा के चुनावी दंगल में प्रचार का काम अब खत्म और अब त्रिपुरा के मतदाताओं को 16 फरवरी को राज्य का भविष्य तय करना है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2018 की बढ़त को और आगे ले जाने की है, वहीं पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने से और आदिवासी इलाकों में त्रिपुरा मोठा के प्रभाव से बीजेपी का यह काम आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि त्रिपुरा के परिणाम 2024 की रेस में एक अहम पड़ाव के तौर पर साबित जरूर होंगे। सहयोगी रत्नदीप और संजय के साथ अगरतला से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। इस साल जनवरी महीने में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 2,98,000 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो वहीं जो जानकारी सामने आई है उससे पता चला है कि इसी साल के वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच में 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी गई हैं, जिसमें 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर शामिल है। और इससे पता चलता है कि जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उस पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। जनवरी में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड बना है। लोगों ने पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां खरीदी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक जनवरी 2022 में पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री 2,54,287 थी। जनवरी 2023 में इनकी बिक्री बढ़कर रिकॉर्ड 2,98,093 तक पहुंच गई, यानी 17.22% की बढ़ोतरी। पैसेंजर गाड़ियों की कैटेगरी में कारें, यूटिलिटी व्हीकल्स और वैन शामिल हैं। यात्री वाहनों ने फिर से जनवरी के महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री देखी है और पहली बार अप्रैल से जनवरी की अवधि में 10 महीने में 30 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया है।
जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में L5 श्रेणी के 3 पहिए वाहनों की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि 2 पहिए वाहनों में जनवरी 2023 के महीने में जनवरी 2022 की तुलना में लगभग 4% की मामूली वृद्धि दर्ज की है। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं, कोरोना संकट के दौरान कारों और दूसरी गाड़ियों की सप्लाई चेन कमजोर पड़ गई थी, जिस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तैयार गाड़ियां, सेमीकंडक्टर चिप और कई दूसरे पार्ट्स की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पा रही थी। इससे गाड़ियों का एक बैकलॉग बन गया था। टूटू धवन के मुताबिक हाल के महीनों में ऑटोमोबाइल पार्ट्स की उपलब्धता में सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहतर होने से आम लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, कैसे देखते हैं? आपको लगता है क्या विशेष वजह है कि रिकॉर्ड बिक्री हुई जनवरी में? देखिए, 2-3 वजह हैं इसके अंदर। पहली बात तो वी हैव सफर्ड 2 years ऑफ कोविड और हम उससे रिकवर कर रहे हैं। और 22 के अंदर, आप जनवरी के अंदर एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, बाकी नॉर्मल हुई नहीं थी। और उसके साथ साथ फिर हमारी जो पेंडिंग डिमांड थी कस्टमर की, वो भी पेंडिंग थी। हमारे सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे, रॉ मटेरियल्स कम हो गए थे, प्रोडक्शन नहीं थी 2 साल, एवरीथिंग वाज ऑन हाइटेस्ट। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते होते द सिचुएशन इज कि अब मार्केट इज बिकमिंग नियर नॉर्मल। सारी कंपनियों का अगर अब बुकिंग मिला के देखेंगे तो आज भी 6 से 7 लाख बुकिंग जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास, डीलरों के पास अवेलेबल है। ये सब के प्रमुख कारण को अगर अपन समझना चाहेंगे तो कोविड के बाद से, लॉकडाउन के बाद से एक पैसेंजर कार सेगमेंट में बूम आया है, स्पेशली एसयूवी सेगमेंट में। और साथ ही साथ लोगों ने समझा है कि मोबिलिटी एक जो है बहुत निहायत ज़रूरत की चीज़ है और एक पर्सनल मोबिलिटी की इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आई। दरअसल मौजूदा वित्तीय साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार काफी तेजी से हुआ है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 24,03,125 रही थी, जबकि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच 10 महीनों में कुल बिक्री देश में 31,69,788 रही, यानी 31.90% की बढ़ोतरी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी के गांव में चलता फिरता सिनेमा घर देगा मनोरंजन।